चलिए, तो अभी तक जो है हम लोग मानव जनन में एक वीडियो देख चुके हैं। उसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़े थे नर जनन के बारे में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अभी इस वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक क्या क्या पढ़े हैं रिवीजन कर देते हैं, फिर इसमें लोग आगे देखेंगे। देखो, अभी तक हम इसे डायग्राम बताए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो उस वीडियो को नहीं देखा है वो भी इसको ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। तो उसका उस वीडियो को पहले देख लो, तब ये वीडियो आगे देखना, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम बनाए हुए थे एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नर जनन तंत्र का, ठीक है। इसको डिटेल में बताया हुआ उस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में जाकर एक बार देख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर केवल इसी को पढ़ना है हार्मोन के बारे में, देखो तो यहाँ पर हम लोग देखे हुए थे कि इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्राशय। इसको बोलते हैं एस्क्रोटम, एस्क्रोटम, या हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश। और ये हमारा मुख्य अंग था वृषण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं शुक्र, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, सब बता चुके हैं उस वीडियो में। देखो, उसके बाद इसको बोलते हैं शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, सेमिनल वेसिकल। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसमें नाम अंग्रेजी में ही याद रखो, ठीक है। बायोलॉजी में अधिकांश नाम अंग्रेजी में ही याद रखना चाहिए, तो अच्छा रहता है। हर एक एग्जाम में भी अंग्रेजी शब्द ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल देंगे इसको। उसके बाद यहाँ से बोलते हैं वास डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर इसी को बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका, इजेकुलेटरी डक्ट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, स्खलन नलिका। ये होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मूत्र नलिका। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। देखो, अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें बतलाए थे, जो मेन बात हम रिवाइज करवाते हैं एक बार, कि वृषण जो होता है टेस्टिस, इसको बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, क्योंकि इसी के अंदर जो है जो नर युग्मक है शुक्राणु, इसका निर्माण होता है। शुक्राणु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्पर्म, उसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसी के अंदर जो है जो नर हार्मोन है, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो वो भी कहाँ बनता है, वो भी इसी ग्रंथि में बनता है। इसलिए वृषण को क्या कहते हैं, बोलो, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। ये सब बात बहुत विस्तार से बतला है पिछले वीडियो में। जो नहीं देखा उसको देख लेना एक बार, तभी देखना, इसको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा देखते रहो धीरे। देखो, तो वृषण जो होता है इसको बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि शुक्राणु का और साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करने का काम करता है। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा हम अंदर देखे थे इसमें वृषण का, कि वृषण जो होता है यह बाहर जिस थैलिनोमा संरचना में होता है उसे क्या कहते हैं, वृषण कोश। उसके अंदर कितना वृषण होता है, एक जोड़ा वृषण होता है, मतलब कि 1 पेयर टेस्टिस होता है। और टेस्टिस के ऊपर जो है 2 झिल्ली होता है। कितना झिल्ली होता है, 2 झिल्ली होता है। सबसे ऊपर वाली झिल्ली को बोलते हैं टूनिका वैजिनालिस, और एक को बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। ये सब बात बताया हुआ है उसमें, जाकर देखना। उसके बाद इसके बीच में एक दीवार की तरह होता है, जिसको 2 भाग में बांटा हुआ है। इसको बोलते हैं मेडिस्टेनम। क्या बोलते हैं इसको, मेडिस्टेनम। मेडिस्टेनम कहाँ होता है, वृषण के ठीक बीचे बीच होता है, जिसको 2 भाग में बांटा हुआ है। तो ये थोड़ा सा बहुत मतलब कि अलग हो गया है, एक्चुअली इससे बहुत सटा हुआ होता है ना, 2 झिल्लियाँ जो होती हैं।
सटी हुई होती हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद बीच में कौन है, ये मेडिस्टेनम है। अब इसके अंदर जो है कुछ ऐसे इसके अंदर जो है कोष्ठिकाएं बनी होती हैं, कमरा की तरह संरचनाएं बनी होती हैं। इनको कहा जाता है ब्रिशन कोष्ठिका। इनको क्या कहा जाता है, ब्रिशन कोष्ठिका या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या बोलते हैं इसको, ब्रिशन कोष्ठिका टेस्टिकुलर लोब्यूल। जो कितना होता है बताया था पिछले वीडियो में, 250 होता है एक टेस्टिस में। ऐसे बात है कि टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों, जितने भी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, हार्ट, लीवर, किडनी, सब बॉडी के अंदर है, लेकिन टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों होता है, क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए टेस्टिस जो है शरीर के बाहर स्थित होता है, तो शरीर के अंदर का जो तापमान है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जो आउटर इन्वायरमेंट है उसके तुलना में हमारा बॉडी का अंदर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए तापमान को कम रखने के लिए टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर स्थित होता है। आता है एग्जाम में कि वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है, क्योंकि वृषण को शुक्राणु निर्माण के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है, ठीक है। आगे देखिए, बताए थे कि वृषण के अंदर कितने वृषण कोष्ठिकाएं होती हैं, 250 वृषण कोष्ठिकाएं वृषण के अंदर होती हैं। और जो वृषण कोष्ठिकाएं हैं इसमें कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, जो 1, 2 या फिर 3 नलिकाएं हो सकती हैं, 1 नलिका, 2 नलिका या 3 नलिका वृषण कोष्ठिका के अंदर, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। इन नलिकाओं को कहा जाता है शुक्रजनक नलिका। इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है, शुक्रजनक नलिका, या फिर अंग्रेजी में कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि 1 से 3 होता है। फिर से सुनो एक बार। मानव नर जनतंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग किसको कहते हैं, वृषण को। क्यों कहते हैं, क्योंकि शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोनों का स्राव करता है, इसलिए इसको प्राथमिक लैंगिक अंग नर जनतंत्र का कहा जाता है। वृषण जो होता है कितना होता है, 1 जोड़ा होता है। वृषण की लंबाई जो होती है बतलाए थे 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण के ऊपर कितने परत होते हैं, तो 2 परत होते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, टोनिका एल्बुजिनिया, नीचे वाले को टोनिका वेजिनलिस। वृषण के बीचों बीच एक परत होता है जिसे क्या कहते हैं, मेडिस्टेनम। और वृषण के बीचों बीच एक जो परत बोलते हैं मेडिस्टेनम। वृषण में कुछ कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, वृषण कोष्ठिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल कुल कितने होते हैं, कुल टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है 250 होते हैं। और वृषण कोष्ठिका में कितनी शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं वृषण कोष्ठिका में देखने को मिलती हैं। जो शुक्रजनक नलिका है ये 2 तरह की कोशिका के मिलने से बना होता है। एक को कहा जाता है नर जर्म कोशिका, एक को क्या कहा जाता है, नर जर्म कोशिका, और एक को कहा जाता है सर्टोली कोशिका। एक को कहा जाता है नर जर्म कोशिका और एक को क्या कहा जाता है, सर्टोली कोशिका। कहाँ पाया जाता है, शुक्रजनक नलिका में। शुक्रजनक नलिका कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है इसके अंदर। कितने कोशिकाएं हैं, 2 तरह की। कौन कौन, नर जर्म कोशिका है और एक कौन है, सर्टोली कोशिका है। इसमें से जो नर जर्म कोशिका है यही विभाजन करके शुक्राणु का निर्माण करता है, और जो सर्टोली कोशिका है ये शुक्राणु बना है उसको पोषण प्रदान करता है। अब इन्होंने देखेंगे आगे इसमें कैसे शुक्राणु निर्माण होता है। अब इतना समझो कि शुक्रजनक नलिका जो होता है दूसरे कोशिकाएं होती हैं, नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। जो नर जर्म कोशिका है वो शुक्राणु का फॉर्मेशन करता है, और जो सर्टोली कोशिका है वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बात हुआ हमारा शुक्रजनक नलिका के बारे में। इसके अलावा इसमें कुछ कोशिकाएं और भी होती हैं। कहाँ पे, वृषण कोशिका में। वृषण कोशिका में शुक्रजनक नलिका के अलावा कुछ कोशिकाएं और भी होती हैं। उन कोशिकाओं को कहा जाता है लीडिंग कोशिका। क्या कहा जाता है इसको, लीडिंग कोशिका।
और जो लीडिंग कोशिका है ये हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन? बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनता है, इतने भी लिखे हुए हैं, उसमें निश्चित एक दो ऑब्जेक्टिव हर साल बोर्ड में रहता है। देखो अभी कैसे कैसे बन सकता है कि प्राथमिक लैंगिक किसे कहते हैं? वृषण को। वृषण के अंदर कितने वृषण कोशिकाएं होती हैं? 250। वृषण कोशिकाओं के अंदर कितनी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं? 1 से 3। सूक्ष्म नलिकाओं में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन? एक होता है नर जर्म कोशिका, एक होता है सर्टोली कोशिका। फिर आता है क्वेश्चन कि नर जर्म कोशिका का क्या काम है? शुक्राणु का निर्माण करना। सर्टोली कोशिका का क्या काम है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। फिर आता है कि इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल में कुछ और कोशिकाएं पाई जाती हैं क्या? तो हाँ पाई जाती हैं। कौन कोशिका? लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका का क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, जो कि नर में जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसमें आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो तो अब इसमें आगे हम लोग ये बात करेंगे कि नर जर्म कोशिका जो है उससे शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। नर जर्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण जो है वो कैसे होता है वो बात करेंगे। नर जर्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो अभी तक क्या क्या देखे? वृषण के अंदर वृषण कोशिकाएं होती हैं, कितनी? 250। वृषण कोशिकाओं में 1 से 3 नलिका की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक है नर जर्म कोशिका और एक कौन है? सर्टोली कोशिका। उसके अलावा कुछ कोशिकाएं और भी होती हैं वृषण कोशिका में, उसको क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका। मतलब पूछा जाए अगर कि वृषण में कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं कुल, तो 3 प्रकार की। कौन कौन? 2 तो हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला, पहला कौन हुआ? एक हो गया हमारे पास नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका, और दूसरा हो गया कौन सा? सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। और तीसरा एक और कोशिका जो होता है उसे क्या नाम है? उसका नाम है लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। मतलब टोटल 3 तरह की कोशिकाएं जो है टेस्टिस के अंदर मौजूद है। इसमें से ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? सूक्ष्म नलिका पाई जाती हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? जो अंतराली स्थान है, जो खाली स्थान है टेस्टिकुलर लोब्यूल में, उसको बोलते हैं अंतराली स्थान, वहां पर पाई जाती है लीडिंग कोशिका। इसलिए इनको अंतराली कोशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अंतराली कोशिका अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। इसका तो अंग्रेजी हो जाएगा लीडिंग सेल, सिंपल लीडिंग सेल। इसका हो जाएगा सर्टोली सेल और इसका हो जाएगा मेल जर्म सेल। ठीक है, तो ये सब बातें। अब इसमें हम बतलाएं कि इसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित करना। इसका काम क्या है? शुक्राणु निर्माण करना। इसका काम क्या है? शुक्राणु बना है उसको पोषण प्रदान करना। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि नर जर्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, मतलब कौन सी प्रक्रिया है जिससे नर जर्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें नर जर्म कोशिका उठाते हैं। नर जर्म कोशिका, देखो इसमें होता है समसूत्री विभाजन। कौन विभाजन होता है? समसूत्री, मतलब कि माइटोसिस डिवीजन। पता है ना, समसूत्री दो तरीके से विभाजन होती है, एक होता है समसूत्री, एक होता है असूत्री। समसूत्री विभाजन कौन होता है? जिसमें एक कोशिका से चलते विभाजित कर लेते हैं। मान लो कोई एक कोशिका है, उसके अंदर कुल 46 क्रोमोजोम है। इंसान में कितना क्रोमोजोम होता है? 46। चिंपैंजी में कितना होता है? 48 होता है ना। मकई में कितना होता है? 20। मटर के पौधे में कितना होता है? 14। जो फ्रूट फ्लाई होता है ड्रोसोफिला, बड़ी बड़ी जो फल मक्खियाँ होती हैं, उनमें कितना होता है? 8। ठीक है, तो याद रखो, लिखवाया हुआ पहले उसे, ये तो लिख लेना भी बोले ना। देखो तो मान लो कि अगर मानव कोशिका है, कितना क्रोमोजोम है? 46। मान लो कि इसमें एक विभाजन हुआ और होने के बाद 2 कोशिकाएं बनी। ठीक है, बाकी इसको विस्तार में पढ़ना था 11th क्लास में, इसका नाम इसको 11th क्लास में पढ़े तो बढ़िया, तो समझ लो इतना बार काफ़ी है इसके लिए। तो 46 क्रोमोजोम है, यहाँ से 2 कोशिकाएं बनी, दोनों मान लो कि 46 ही क्रोमोजोम है।
मतलब कि गुणसूत्र की संख्या समान रही, आधी नहीं हुई। तो इस तरह का विभाजन है, ये कहलाता है समसूत्री विभाजन, या फिर अंग्रेजी में कहलाता है माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, अगर 1 से 2 कोशिका बने और दोनों में क्रोमोसोम संख्या समान रहे तो उसको क्या कहते हैं, समसूत्री। एक और तरह विभाजन होता है, इसमें मान लो 1 कोशिका है और उससे 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो पहले तो 1 से 2 बनेंगी और फिर 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी। 2 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4। तो इसमें 46 था, इसमें क्रोमोसोम आधा हो जाएगा, 23, और इसमें भी आधा आधा ही रहेगा, 23। तो इस तरह का विभाजन है, ये कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। अंग्रेजी में क्या कहलाता है, मियोसिस डिवीजन। तो एक कौन हुआ, समसूत्री, और एक कौन हुआ, अर्थसूत्री। समसूत्री में 1 कोशिका से 2 कोशिका बना, अर्थसूत्री में 1 कोशिका से 4 कोशिका बनता है। इसमें क्रोमोसोम समान रहता है, इसमें क्रोमोसोम आधा हो जाता है। चलो इतना बात करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे इसको लिखना होगा तो ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे नर जर्म कोशिका से शुक्राणु निर्माण कैसे होता है। देखो सबसे पहले नर जर्म कोशिका जो है, इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन, और यहाँ से बनते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। यहाँ से बनते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, या इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है अर्धसूत्री 1। देखो अर्धसूत्री कितना स्टेप में हुआ था, 2 स्टेप में। पहले में 1 से 2 बना था, ठीक है, फिर 1 से 2 बना था, मतलब पहले 1 से 2 बना, फिर जो 1 बना उससे 2 बना, मतलब कितना स्टेप हुआ, 2 स्टेप। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, अरे इसमें 46 क्रोमोसोम था, यहाँ पहले अर्धसूत्री 1 हुआ था, और यहाँ पर 23 बना था, फिर इसमें अर्धसूत्री 2 हुआ था, और यहाँ पर फिर 23 बना था। देख लो, अभी लिखवाए थे ना, बोले ना लिख लेना। इसमें पहले वाले को क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री 1, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री 2। मतलब अर्धसूत्री कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। कौन कौन, एक होता है अर्धसूत्री 1 और एक होता है अर्धसूत्री 2। तो अर्धसूत्री 1 होता है, देखो पहले था नर जर्म कोशिका। ठीक है, कहाँ था, शुक्रजनक नलिका में था। उसमें कौन विभाजन हुआ, समसूत्री। तो क्या बना, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बना, या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। उसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री 1, और तब बनेगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या बनेगा, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं इनको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद इसमें फिर होगा अर्धसूत्री 2। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री 2। तो उसके बाद जब अर्धसूत्री 2 होगा तो फिर देखो यहाँ मान लो कि 1 कोशिका था, ये मान लो कि इसमें से कोई 1 कोशिका, मान लो कि ये विभाजित हुआ, बहुत सारे कोशिकाएं में से 1 को हम लेके चल रहे हैं, तो मान लो ये 1 कोशिका था। अर्धसूत्री 1 हुआ, कितनी कोशिकाएं हो जाएंगे, 2। फिर अर्धसूत्री 2 हुआ तो फिर अब 2 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4, है ना। 1 से 2, फिर 1 से 2, तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4। उन्हें बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं उनको, स्पर्मेटिड्स। ये कितनी होती हैं, ये हो जाएंगी आपको 4। ठीक है, 4। उसके बाद फिर क्या होगा कि इनमें सुनो फिर से, नर जर्म कोशिका कहाँ था, शुक्रजनक नलिका में। उसमें कौन विभाजन हुआ, समसूत्री। कितनी कोशिकाएं बनी, बहुत सारी कोशिकाएं बनी, उनको बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। उसके बाद उसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री 1, फिर क्या बना, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। फिर उसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री 2, और फिर क्या बना, स्पर्मेटिड्स। फिर स्पर्मेटिड्स विभेदित होकर, मतलब थोड़ा सा अपने अंदर रूपांतरण करेगा, ठीक है, मॉडिफिकेशन करेगा, और फिर यही बनाएगा शुक्राणु। इसी को बाद में क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, या फिर स्पर्म बोलते हैं। अब ये जो स्पर्म है, ये जो शुक्राणु बना है, इसका बनाते हैं आगे, फिगर बनाएंगे, इसका फिगर कैसा होता है इसका बनाएंगे आगे, ऐसा कुछ फिगर होता है इसका आगे बनाएंगे। शुक्राणु जो होता है, अब इसको क्या चाहिए, पोषण। बतलाया था शुक्राणु पोषण कौन देता है, बोलो कौन देता है, इन तीनों में से शुक्राणु पोषण कौन देता है, सर्टोली कोशिका।
तो ये जो शुक्राणु है इनको फिर जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये इनको क्या करते हैं, पोषण देने का कार्य करते हैं। शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करता है, सर्टोली कोशिका करता है। मतलब ध्यान से सुनो ध्यान से। नर जनतंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहा जाता है शुक्राणु को, ठीक है। सॉरी, टेस्टिस को किसको कहा जाता है, अंग कौन है, टेस्टिस है ना। तो टेस्टिस को, वृषण के अंदर कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कुल 3 प्रकार की कोशिकाएं, नर जर्म कोशिका, सर्टोली कोशिका, लीडिंग कोशिका। उसमें से शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, नर जर्म कोशिका। नर जर्म कोशिका जो होता है उसमें पहले विभाजन होता है कौन सा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने के बाद क्या बनते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं में अर्धसूत्री 1 होता है और उसके बाद क्या बनता है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनता है। फिर उसमें अर्धसूत्री 2 होता है। ये जो प्रक्रिया है नर जर्म कोशिका प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनने का, इसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको शुक्राणु जनन, हिंदी में शुक्राणु जनन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ पर जो प्रक्रिया है स्पर्मेटिड्स से शुक्राणु विभाजित होने का, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है। तो ये सब बातें। अब मान लो कि समसूत्री विभाजन हुआ था, बताओ कि ये कोशिका n होगा कि 2n होगा, बोलो। मान लो कि ये कोशिका मान लो 2n है, इस 2n होगा ही हमेशा। तो नर जर्म कोशिका है, जो भी कायिक कोशिकाएं शरीर में होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, डिप्लॉयड द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो ये सब 2n होगा ही। बताओ ये n के 2n, बताओ कौन विभाजन हुआ, समसूत्री। समसूत्री में क्रोमोसोम संख्या समान रहता है, मतलब ये अगर 2n है तो ये भी क्या होगा, 2n होगा कि नहीं, 2n होगा ना, क्योंकि समसूत्री हुआ है ना। समसूत्री में जितना क्रोमोसोम है उतना ही रहेगा। प्लॉयटी जो डिप्लॉयड हैप्लॉयड जो सेल्स हैं वो चेंज नहीं होती है। अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री 1 हुआ और क्या बना, द्वितीय शुक्राणु कोशिका। बताओ ये n की 2n, तो ये कैसा होगा n, क्योंकि इसमें क्या हुआ अर्धसूत्री। अब ये n, तो ये भी कैसा है n, और जो स्पर्म बना ये भी क्या हुआ, समझ रहे हो, n मतलब कि अगुणित कोशिका, मतलब कि क्रोमोसोम में इसमें एक ही सेट रहेगा, उसको बोलते हैं अगुणित कोशिका। और 2 सेट है तो बोलते हैं द्विगुणित कोशिका। तो ये सब द्विगुणित कोशिकाएं हैं और ये कैसा हुआ, ये हुआ अगुणित कोशिका। ठीक है, तो यहाँ तक बात हुआ, यहाँ तक इसको नोट करो। इसमें आगे देखते हैं। देखो शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करता है, सर्टोली कोशिका। ठीक है, आता है एग्जाम में, शुक्राणु को पोषण कौन देता है, सर्टोली कोशिका। फिर वहाँ शुक्राणु निकलता है और फिर आगे जाकर आगे बताते हैं क्या होता है। अभी ये प्रक्रिया हुआ, देखो नर जर्म कोशिका शुक्राणु बना, शुक्राणु को पोषण दिया सर्टोली कोशिका। अब बात ये है कि ये सब शुरू कैसे होता है, मतलब कि ये सब करवाता कौन है, सब होता है हार्मोन के कंट्रोल में। कौन कौन से हार्मोन्स हैं अभी हम लोग वही देखेंगे, कौन कौन सा हार्मोन इस सबको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो इसको एक बार फिर से देख लो, ध्यान से समझ लो, इसको लिख लो। फिर हम आगे अब देखते हैं, ठीक है, हार्मोन्स के बारे में कि कौन कौन से हार्मोन्स इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, हार्मोन कौन कौन से हार्मोन्स जो है इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखो सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल नियंत्रण, हार्मोनल कंट्रोल। कौन कौन से हार्मोन इन सारे प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, समझ रहे हो, थैलेमस ब्रेन का पार्ट है। किस ब्रेन का, पीछे वाले ब्रेन का हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट है ना ब्रेन का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मतलब कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। उसमें से जो अग्र मस्तिष्क है उसी का भाग है कौन, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का पढ़े थे ना 11th क्लास में। तो हाइपोथैलेमस जो है सबसे पहले ये हार्मोन निकालता है, कब निकालता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब कि जब परिपक्वता का अवस्था हो जाता है, जो कि मानव के नर में जो देखा जाए तो 12 से 13 साल की उम्र में होता है। यहाँ से हार्मोन निकलता है कौन सा, GnRH। कौन हार्मोन निकलता है, GnRH।
फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो GnRH है ये निकला हाइपोथैलेमस से, ये जाकर काम करता है अग्र पीयूष ग्रंथि पे। जो अग्र पीयूष ग्रंथि है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पता है ना पीयूष ग्रंथि के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, एक एंटेरियर और एक पोस्टेरियर। मतलब एक अग्रभाग है, एक पश्च भाग है। पश्च भाग कोई हार्मोन नहीं निकालता है, मतलब कोई हार्मोन बनाता नहीं है। हाइपोथैलेमस से ही 2 हार्मोन आते हैं, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। वहीं अगर पश्च भाग में जमा रहता है, वहीं से निकलता है। थोड़ी सी बात पढ़े थे तो बहुत बढ़िया है, तो ध्यान से सुनो आगे जो बोल रहे हैं। तो मतलब हार्मोन बनाने का काम कौन करता है? अग्र पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस से कौन निकला? GnRH। ये अगर कहाँ काम किया? अग्र पीयूष ग्रंथि से। तो यहाँ से फिर 2 हार्मोन निकलता है, एक निकलता है FSH और एक निकलता है LH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ लिख देते हैं। देखो FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है बोलो? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से कौन निकला? GnRH। कब निकला? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, 12 से 13 साल की उम्र, परिपक्वता की अवस्था में। यहाँ से फिर कौन हार्मोन निकला? ये जा किस पर काम किया? अग्र पीयूष ग्रंथि से। वहाँ से कौन हार्मोन निकला? FSH और LH। FSH जो है ये जाकर काम करता है नर जर्म कोशिका पे। मतलब FSH जाकर काम किया, किस कोशिका पे काम किया? नर जर्म कोशिका पे काम किया। और नर जर्म कोशिका पर काम करने के बाद यहाँ से शुक्राणु जनन शुरू करवाता है, यहाँ से शुक्राणु जनन शुरू करवाता है। और जो LH है ये काम करता है लीडिंग कोशिका पे। कहाँ काम करता है? लीडिंग कोशिका पे। लीडिंग कोशिका जो है ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। लीडिंग कोशिका क्या स्रावित करता है? लीडिंग कोशिका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। किसके कहने पे? LH के कहने पे। नर जन्म कोशिका शुक्राणु जनन किसके कहने पे शुरू करता है? FSH के कहने पे। और साथ में जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये आकर इसमें भी हेल्प करता है, शुक्राणु जनन में भी हेल्प करता है। यहाँ से भी खूब बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GnRH कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस। आता है क्वेश्चन की लीडिंग कोशिका पे कौन हार्मोन काम करता है? तो LH। आता है क्वेश्चन की नर जन्म कोशिका पे कौन हार्मोन काम करता है? तो FSH। टेस्टोस्टेरोन किस कोशिका से निकलता है? लीडिंग कोशिका से। शुक्राणु जनन किस कोशिका से होता है? तो नर जन्म कोशिका से। तो ये सब पूरा हार्मोनल कंट्रोल है। तो यहाँ पर हमारा जो है नर जनन तंत्र खत्म होता है। शुरू में बताएं उसका स्ट्रक्चर, फिर बताएं कैसे होता है युग्मक निर्माण, शुक्राणु निर्माण, फिर बतलाएंगे कौन से हार्मोन उसको नियंत्रित करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे मानव जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान से देखो, रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलो ठीक, ध्यान से पढ़ना, रिवाइज करना बढ़िया से।